नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लवीशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। खुदकुशी करने से पहले आसिम ने जारी किया अपना वीडियो, भाई और भावनपुर पुलिस पर लगाया इल्जाम, जांच में जुटी पुलिस। सोफिया गर्ल्स स्कूल में CISE मेरठ जोन इंटर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आगाज, 2 दिनों तक चलेगा टूर्नामेंट। बसों में बिना बिल के माल होने के काम पर लगे रोक, ट्रांसपोर्टर पिंकी चिन्योटी ने सहायक आयुक्त GST से की मांग। ब्रह्मपुरी थाना इलाके में फिर लगी आग, कबाड़ के गोदाम में लगी आग से लाखों का सामान जलकर खाक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा रैली, शहर उमड़ा। तिरंगा रैली में पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। आखिरकार मवाना के गोकुल धाम पर भी MDA का चला बुलडोजर, एक बड़े नेता का वृद्धस्त था कॉलोनी पर, क्या हिस्सा नहीं देने पर बिगड़ी बात। शाहजहांपुर में दूध की डेयरी का शटर उखाड़कर हजारों की नकदी चोरी, CCTV में चोरी करता कैद हुआ एक चोर। और अब खबरें विस्तार से। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर में पारिवारिक विवाद से परेशान होकर युवक आसिम ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले आसिम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह अपनी मौत के लिए अपने भाइयों और भावनपुर पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आत्महत्या की सूचना जैसे ही इलाके में फ्लैश हुई, उसके आरोपी भाई फरार हो गए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि आसिम ने अपनी वीडियो में भावनपुर थाना पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई करने का आरोप है। आसिम का 6 महीने का एक बेटा है और तमंचे से आत्महत्या करने से पहले यह वीडियो जारी कर भावनपुर थाना पुलिस के काम करने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुवार देर रात संपत्ति विवाद में प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि थाना भावनपुर के गांव अब्दुल्लापुर में रहने वाले 22 वर्षीय आसिम अब्बासी पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं। आसिम का अपने 2 भाई आमिर और समद से संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। 4 दिन पहले भी संपत्ति को लेकर भाइयों में मारपीट हुई और आसिम ने तमंचे से गोली चला दी थी, जिसके बाद मृतक के दोनों भाइयों ने थाना भावनपुर में उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया था। मुकदमे के बाद से मृतक आसिम अफसाद में था। वहीं गुरुवार की रात करीब 12 बजे आसिम अपने चाचा फरजान के मकान पर गया और खुद को तमंचे से गोली मार ली। गोली लगने से आसिम की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपने भाइयों की वजह से उठे बैठे ये मुझे थाने लेके चले जावे। इन्होंने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है, जिसमें एक का नाम आमिर है, एक का नाम समद है, एक का नाम राहिब है। राहिब जो है आमिर का साला है और एक का नाम बबलू है। ये पक्के बेईमान, इन्होंने मेरे प्लॉट कब्जा लिए हैं और ये हमेशा क्या करते हैं, जब भी मुझे थाने में बिठवा देते हैं, हमेशा मेरे प्लॉट कब्जा लेते हैं। उसके बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए मुझे छोड़ देते हैं। अब इन्होंने एक मुकदमा लगवाया है मेरे ऊपर, झूठा केस करवा के राहिब ने अपने घर पे गोली चलवा के ये दिखाया, गोली चला के कि मैंने चलाई वहाँ पे, जबकि कि मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। अब वो पुलिस को पैसा दे के रिपोर्ट चढ़वा दी है। 2 दिन हो गए मैं घर से बेघर हूँ। 2 दिन से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, भूख का प्यासा हूँ। मेरा बच्चा, मेरे सब कुछ सब मेरे से दूर है। अभी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ज़िंदगी नरक बना रखी है। अब मेरा जीने का कोई मन नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी, जिसकी मेरी मौत का जिम्मेदार होंगे 4 लोग होंगे। इन्होंने अभी तक 5 बार थाने में बिठवा लिया मुझे। 1 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा अटैक कराया था पुट्ठी के अंदर में, जिसमें मेरी कार चूरम चूर हो गई। बिल्कुल 6 बंदे थे जिन्होंने अटैक किया था। इन्होंने पैसे दे के हायर करके अटैक करवाया था मेरे ऊपर, जिसमें मैं बच गया। उसके बाद में 5 तारीख के यहाँ फिर इन्होंने मेरे से झगड़ा करके घर पे आके फिर मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में इन्होंने मेरी जमानत नहीं होने दी, तो मेरे पीछे खेत बांट लिया और मेरा प्लॉट कब्जा लिया। अब कल रात की बात है, परसों रात की बात है, 12-1 बजे के आसपास घर पे आया आमिर। ना हाथी तोड़ फोड़ करी। मेरा बच्चा 6 महीने का है
उसके साथ में भी बिल्कुल बहुत वो करा, मेरी बीवी को मारता है, सब कुछ करता है, जो कि जबकि कि मेरा पर्सनल अपनी मेहनत का बनाया हुआ घर है। अभी इसके कमाना बस की नहीं है, उठते बैठे मुझे घसीट ले। इसकी ससुराल अब्दुल्लापुर की है, जिसकी वजह से सारे के सारे चढ़ के आते हैं, वे मुझे बजाते हैं, मेरी नील पड़ रहे हैं, चोटों के निशान है बहुत बुरी तरीके से। ये देखो पूरी तरीके से चोटों के निशान, बदन का कोई ऐसा आगा नहीं बचा जहाँ जो मेरे छल्ली ना हो, जो मेरी रग रग दुख ना रही हो। मेरा जीने का कोई मन नहीं है, जो मेरी मौत की जिम्मेदारी है। अब इन्होंने झूठी 307 लगवाई है मेरे ऊपर, सारी चीज़ें करी हैं इन्होंने। एक तरफा पुलिस को पैसा भर के मुझे घर से बेघर कर दिया, सारी चीज़ें कर दिया, मेरे उसके चक्कर में लगे हुए। अब मेरी बीवी को चिपट रहे हैं कि मकान दे, ये वो कर, ये कर, ये वाला प्लॉट चाहिए, वो वाला प्लॉट चाहिए। मेरे टॉर्चर कर रखा हुआ है पूरी तरीके से, मेरे दिमाग हर तरीके से। मेरी कार भी पूरी तरीके से तोड़ दी, मेरी बाइक भी तोड़ दी, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा किसी भी चीज़ का। मेरे प्लॉट कब्जा लिए, पुलिस ने इनका साथ दिया हमेशा। अब मेरी मौत की जिम्मेदारी चारों लोग होंगे, बबलू, आमिर, समद और राहिब। बस मैं यही कहना चाह रहा था, दिलकश मेरे बात, तुम अपने जैसे भी अपने लिए अच्छा वो कर लेना, अपनी जिंदगी अच्छी कर लेना तुम। सोफिया गर्ल्स स्कूल में CISE मेरठ जोन 2 दिवसीय इंटर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सिस्टर मीना ने अतिथियों का स्वागत किया और टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने प्रिंसिपल सिस्टर मीना के साथ टूर्नामेंट शुरू होने की घोषणा की और फिर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर टूर्नामेंट की शुरुआत करने के बाद सभी खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए सोफिया स्कूल के कल्चर ग्रोथ के बारे में भव्य प्रदर्शन किया गया। सोफिया के प्रिंसिपल सिस्टर मीना ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में बॉयज और गर्ल्स की 25 टीमें भाग ले रही हैं। शनिवार को शाम 4 बजे इस टूर्नामेंट का समापन होगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने में स्कूल के टीचर्स के अलावा सीनियर मिर्जा सर और अदन मिर्जा सर ने विशेष सहयोग दिया। To all present here this morning, we appreciate your presence and interest in the well-being of the school and the students. Your presence amidst us means a lot to all our participants of the CISE Meerut Zone Inter-School Basketball Tournament. I take this opportunity to welcome our esteemed chief guest, Brigadier Dinesh Daya, Commandant 510 Army Base Workshop. Sir, your presence here this morning is very much appreciated by us. Thank you for sparing some time to motivate and encourage our students. Welcome to our guest of honor, principals, teachers, coaches, and all the students from various schools. Without you, dear students, we cannot imagine some exciting and thrilling moments. Remember, dear children, engagement in sports promotes mental well-being, reducing stress and anxiety while boosting self-esteem and confidence. It provides opportunity for personal growth and self-discovery, allowing you to explore your potential and push your limits. Vince Lombardi said, "It is not whether you get knocked down, it's whether you get up." Neeraj Chopra, India's first track and field Olympic gold medalist, is known for his humility and kindness. His sportsmanship and conduct.
गुरुवार को जीएसटी के सहायक कमिश्नर संदीप सिंह के साथ ट्रांसपोर्ट कार्यालय में परिवहन से संबंधित मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीएसटी सहायक कमिश्नर संदीप सिंह ने ट्रांसपोर्टर्स की सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। ट्रांसपोर्टर्स ने विशेष रूप से मोबाइल स्क्वाड टीमों की कार्यप्रणाली से संबंधित समस्याएं और बिना बिल के बसों में माल ढोकर की जा रही टैक्स चोरी के मामलों को प्रमुखता से उठाया। इन समस्याओं के समाधान के लिए सहायक कमिश्नर संदीप सिंह ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में परिवहन विभाग, मोबाइल स्क्वाड टीम और जीएसटी टीम के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे इन विषयों पर विस्तृत चर्चा कर ठोस निर्णय लिया जा सके। इस दौरान बैठक में मौजूद यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेरठ जोन अध्यक्ष अमरजीत पिंकी चिन्योटी ने नारा देते हुए कहा कि अब बसों में नहीं चलेगा जीएसटी वाला सामान। उनका कहना था कि ट्रक सामान को ढोने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी बसों में सामान सप्लाई किया जाता है, जो गलत है और इससे करोड़ों रुपयों की जीएसटी का नुकसान हो रहा है। और बसों में सामान ले जाने से बसों में सवार सवारियों की जान का खतरा भी बढ़ रहा है। यहाँ तक कि लोग गैस सिलेंडर सप्लाई करने के लिए बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं बैठक के दौरान मेरठ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश विंज, पंकज अनेजा, संदीप गांधी, मयंक मक्कड़, अनुज विज, वेद गुप्ता, सुरेंद्र शर्मा, गोपाल अनेजा, विक्की कपूर, हरि गुप्ता, दीपक शर्मा समेत कई गणमान्य ट्रांसपोर्टर्स मौजूद रहे। इन सभी ट्रांसपोर्टर्स ने समस्याओं को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई। ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर आकर ट्रांसपोर्ट नगर में चेकिंग होती है, उसकी चेकिंग करी जाए तो रोड पे करिए, ना कि हमारे ऑफिस में आके करिए। ये हमने सर से निवेदन किया। आज मेरठ इंदौर पे एक जीएसटी से संबंधित मीटिंग हुई है, जिसमें विभाग से संदीप सिंह जी का हमारे आगमन हुआ और सभी ट्रांसपोर्टरों ने, पार्सल बुकिंग वालों ने अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। उसमें रोडवेज से संबंधित, विभाग के पीवी से संबंधित, जीएसटी से संबंधित समस्याएं उनके सामने रखी गई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जिनके भी पार्ट की ये समस्याएं हैं उनके पास मैं जरूर पहुंचाता हूं और जल्दी इससे संबंधित एक सभी अधिकारियों को एक मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें आपकी समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाक को सबक सिखाने वाले सेना के ऑपरेशन के समर्थन में बच्चा पार्क से लेकर भारत माता चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि आम नागरिक भी हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हाथ में तिरंगा लेकर एनसीसी कैडेट्स भी इस रैली के आगे आगे चल रहे थे। वहीं महिला विंग भी हाथ में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में नारे लगाती हुई कदम बढ़ती जा रही थी। वहीं पर कई रैलियों के संयोजक दीपक शर्मा, अंकित सिंघल, महेश बाली समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के रूप में ट्रैफिक संभालने की कोशिश में जुटे हुए थे। तिरंगा रैली का आगाज बच्चा पार्क से हुआ, जहां पर सबसे पहले बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और महापौर हरिकांत अहलूवालिया समेत सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण और तिरंगा फहराकर तिरंगा रैली की शुरुआत की। करीब 1.5 किलोमीटर के सफर में रैली में जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। इस मौके पर जैसे ही रैली भारत माता चौक बेगम पुल पहुंची तो करीब 2 मिनट वंदे मातरम का गान किया गया और भारत माता चौक पर महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में भारत माता चौक पर भारत माता की मूर्ति लगाई जाएगी और साथ ही साथ सेना के पराक्रम को लेकर जन जन तक भारतीय सेना का शौर्य पहुंचाया जाएगा। गुरुवार को मवाना के मेरठ रोड पर अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी पर एमडीए का बुलडोजर खूब गरजा। इस दौरान एमडीए के बुलडोजर ने एक के बाद एक मकानों को तोड़ना शुरू किया तो अवैध कॉलोनी बनाने वालों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान पुलिस की सख्ती के आगे अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे लोगों को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद एमडीए के बुलडोजरों ने एक एक करके कई निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। दरअसल मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को लगातार सूचना मिल रही थी कि मवाना के मेरठ रोड पर गोकुल धाम कॉलोनी के नाम से कुछ लोग बिना नक्शा पास कराए और बिना लैंड यूज चेंज कराए अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं, जिसके चलते मेरठ विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी अर्पित यादव के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन कोर्ट के बराबर में बसाई जा रही गोकुल धाम कॉलोनी और एक अन्य कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। एमडीए के अधिकारी
पदाधिकारियों की माने तो ये कॉलोनियां मेरठ विकास प्राधिकरण में रजिस्टर्ड नहीं है और न ही इनके मालिकों ने कॉलोनियों का नक्शा स्वीकृत कराया हुआ है, जिसके चलते गुरुवार को शिकायत के बाद मेड़ा की टीम ने मवाना के मेरठ रोड पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मेरठ रोड पर निर्माणाधीन कोर्ट के बराबर में भाजपा नेता द्वारा इस गोकुल धाम रेजिडेंसी के नाम से अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। किठौर थाना क्षेत्र के कस्बा शाहजहांपुर में देर रात चोरों ने एक दूध की डेयरी को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर दुकान का शटर उखाड़कर गल्ले में रखे हजारों की नकदी चोरी कर ले गए। सुबह डेयरी खोलने पहुंचे संचालक को चोरी का पता चला, जिसके बाद घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की तो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक युवक चोरी की वारदात को अंजाम देता नजर आ रहा है, जिसके आधार पर पीड़ित डेयरी संचालक ने भी थाने में तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। दरअसल ग्राम सरावनी के रहने वाले डेयरी संचालक परवेज ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कस्बा शाहजहांपुर में खान डेयरी है। देर रात वह डेयरी को बंद कर अपने घर चले गए थे। सुबह जब डेयरी खोलने पहुंचे तो डेयरी का शटर उखड़ा हुआ था और गले में रखे लगभग 15 से 20 हजार रुपए की नकदी गायब थी, जिसके बाद घटना की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में पिछले 4 दिनों में लगातार दूसरी आग की घटना से ब्रह्मपुरी क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। घनी आबादी के बीच में बने गोदाम हादसों को दावत दे रहे हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड के लिए घनी आबादी में आसपास के मकानों को बचाना और आग पर कंट्रोल रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्रह्मपुरी के खुशहाल नगर थाना क्षेत्र में ऐसे कई गोदाम हैं जिनमें यदि आग लग जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है और क्षेत्रवासी लगातार ऐसे गोदामों की शिकायत कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह खुशहाल नगर में एक कबाड़ी के गोदाम से धुआं उठता देख क्षेत्र में दहशत फैल गई, जिसके बाद लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी कि फ्रेंड्स कॉलोनी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। दरवाजे से धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने मालिक तीनों को सूचना दी और जब मालिक ने दरवाजा खोला तो गोदाम आग की लपटों से घिरा हुआ था। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोदाम में पहले भी आग लग चुकी है। मालिक दीनू का कहना है कि उसके कबाड़ के गोदाम में बिजली नहीं है तो आग फिर कैसे लगी। उसने कबाड़ गोदाम में आग लगाने की आशंका जताई है। मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के भाजपा नेता विजय शाह द्वारा देश की बेटी के संबंध में की गई अमर्यादित, अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में जिला अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि भारतीय सेना एवं समस्त देशवासियों की भावनाओं को भी ठोस पहुंचाता है। यह बयान भाजपा की स्त्री विरोधी मानसिकता और विकृत सोच को उजागर करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि ऐसे असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार नेताओं के विरोध तुरंत कड़े कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो। जब जब किसानों के हक की बात होती है तब तब किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का नाम जरूर सामने आता है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों को उनकी हक की लड़ाई लड़ना सिखाया और हमेशा किसानों का साथ दिया। ऐसे में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर किसानों ने भी उनको याद किया और उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि पर हवन किया। पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन जल पर्यावरण के रूप में मनाया जा रहा है। यूनियन के पदाधिकारियों ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया और उनके बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने का भी संकल्प लिया। बाबा टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ हवन का आयोजन कराया जा रहा है और पूरे मेरठ में, पूरे यूपी में और जहाँ जहाँ उनके अनुयायी हैं वहाँ पर हवन का आयोजन हो रहा है। और आज का दिन जल पर्यावरण और पर्यावरण के रूप में मनाया जा रहा है और उनकी जो शेष बचे कार्य हैं और उनके जो पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया है और
यही सबसे यही चाहते हैं कि भाई जो उनके रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा करा जा। हवन के रूप में एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित हो। वहीं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की 3री वर्षगांठ और किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक मेरठ इकाई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कमिश्नरी पार्क में हवन और भंडारे का आयोजन किया, जिसके बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। भंडारे के दौरान राहगीरों ने बढ़ चढ़कर प्रसाद ग्रहण किया। भारतीय किसान यूनियन को आज 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 3 वर्ष से किसानों के बहुत से काम हमारे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के संगठन और हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किए गए हैं। और दूसरा, आज बहुत ही महान व्यक्ति बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आज 14वीं पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में पूरे परिवार के द्वारा हमारे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मेरठ इकाई के द्वारा आज यहाँ भंडारे का और हवन का कार्यक्रम रखा गया और आसपास के सभी क्षेत्र के किसान। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गौरव भाटी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर एकत्र हुए और यहां से थाना सिविल लाइन पहुंचकर देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार से इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने वाले मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। मंत्री विजय शाह को गिरफ्तार करो। थाना लिसाड़ी गेट का खुशहाल नगर लगातार पुलिस के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। फायरिंग और मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही हैं। थाना लिसाड़ी गेट के खुशहाल नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ लोगों ने बाप बेटे और चाचा पर ईंट से हमला करते हुए जमकर पीटा। मारपीट में आसिफ नाम का युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उधार के 30,000 रुपए मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसमें दबंगों ने बाप बेटे और चाचा पर हमला कर दिया। पीड़ितों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी है। वहीं पुलिस पीड़ितों की तहरीर पर हमलावरों की तलाश में जुट गई है और सीसीटीवी खंगाल रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने स्कूलों में समर कैंप आयोजित कराए जाने के लिए विकास भवन में प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 21 मई से 10 जून 2025 तक विद्यालयों में नई खोज खेल खेल में सीखने के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद ले सके। उन्होंने बताया कि समर कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच विकसित करना, विद्यार्थियों में टीम वर्क, आत्मविश्वास और जीवन कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना, ग्रीष्मावकाश में खेलकूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का समग्र विकास करना रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि समर कैंप की गतिविधियों के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से कराई जाएगी। समर कैंप में समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रधानाचार्य द्वारा कार्य योजना और छात्र संख्या के अनुसार विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश के समय रोके जाने वाले शिक्षकों का नाम अवधारित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदित करा लिए जाए। समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए। इस तरह के तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल आगामी 30 और 31 मई को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उपक्रम ICSSR नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। इस सेमिनार का विषय भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की विचारधारा और उनकी भूमिका के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया का योगदान रहेगा। यह जानकारी तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने दी। संगोष्ठी के उद्देश्य के विषय पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका और उनके प्रयासों को शोधार्थी अध्ययन का केंद्र बनाए, साथ ही उनकी दूरदर्शिता और राष्ट्र के लिए किए गए उनके योगदान को समाज के मध्य व्याख्यात किया जा सके। राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों में सरदार पटेल के विचार आज 22वीं प्रासंगिक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का उपक्रम है ICSSR, जो सोशल साइंस के क्षेत्र में रिसर्च कराता है। बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है क्योंकि बड़ा बजट होता है इसका। और आप देखेंगे जो धारा 370 हटी है उसमें ICSSR के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके इनपुट्स लिए गए हैं सरकार द्वारा। तो ऐसी संस्था के माध्यम से हमको ये सरदार पटेल की आइडियोलॉजी और उनके कंट्रीब्यूशन, जो यूनिफिकेशन ऑफ भारत यानी भारत के एकीकरण में उनका क्या रोल था, उस ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर
सेमिनार कराने का अवसर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है एकेडमिक्स के लिए, स्पेशली मीडिया के स्टूडेंट्स और मीडिया के स्कॉलर्स के लिए। तो विश्वविद्यालय मुझे लगता है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी के निर्देशन में हम लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च की एक्टिविटीज़ हैं, उनको उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि हो रही है। तो डेफिनेटली ये हम सब के लिए बहुत अच्छा एक विषय है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक रिसर्च सेंटर है और यहाँ रिसर्च की गतिविधियाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। गुरुवार को साकेत स्थित कनोहर लाल स्कूल में संजीवनी महिला संस्था के तत्वाधान में निःशुल्क ब्लड जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों ने स्कूली छात्राओं की जांच की और उन्हें उचित परामर्श दिया। शिविर के दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों ने छात्राओं को समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाने, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने के साथ साथ शुद्ध और ताज़ा खाना खाने की सलाह दी। ये एनीमिया कैंप फॉलोड कैंप है। इससे पहले हमने 3 माह पूर्व लगवाया था और जिन बच्चियों का कम था उस समय दवाई दी थी, और आज लगाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जिनको दवाई दी थी, दवाई खाने के बाद उनका कितना अप हुआ है। इसके अतिरिक्त जो और बच्चियां या टीचर्स कराना चाहती हैं उनका भी कराया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है संजीवनी का एनीमिया फ्री सोसाइटी। MIT में 17 मई को भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर JP पांडे करेंगे। इस अवसर पर कुल 1156 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। संस्थान में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि BTech 2024 पास आउट बैच के 791 बी फार्मा के 73 MBA के 166 MCA के 97 MTech के 8 और M फार्मा के 21 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। रजिस्ट्रार शिव पूजन सिंह ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के टॉप 3 विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। BTech की 13 ब्रांचों सहित बी फार्मा, MBA, MCA, MTech और M फार्मा के मेधावी विद्यार्थियों को यह सम्मान दिया जाएगा। कैंपस निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि BTech कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस की छात्रा झलक जैन को AKTU यूनिवर्सिटी से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर चांसलर अवार्ड और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही कई छात्रों को भी अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। 17 मई 2025 को हम लोग दीक्षांत समारोह MIT कैंपस के अंदर करने जा रहे हैं। उस दीक्षांत समारोह में हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल वाइस चांसलर AKTU प्रोफेसर डॉक्टर JP पांडे जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो आएंगे और लगभग 1156 बच्चों को यहाँ पे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और उनके द्वारा इस 1156 बच्चों को डिग्री दी जाएगी, जिसमें BTech के 791 बच्चे हैं और इसमें फार्मेसी के 73 हैं, MBA के 166 हैं, MCA के 97 हैं, MTech के 8 बच्चे हैं और M फार्मा के 81 बच्चे। आप सबके साथ शेयर करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि जब से चांसलर अवार्ड यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, उसके बाद जो पहला चांसलर अवार्ड है वो हमारे बच्चे को गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चांसलर अवार्ड महामहिम गवर्नर के थ्रू दिया जाता है। और उससे भी खुशी की बात यह है कि 2024 का भी जो चांसलर अवार्ड है वो भी महामहिम गवर्नर के थ्रू MIT के बच्चे को ही मिला, जो कि CSE DS ब्रांच के स्टूडेंट है झलक जैन। तो जो झलक जैन है उसको भी माननीय JP पांडे सर के द्वारा, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनके द्वारा उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये तो केवल एकेडमिक टीचिंग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि जो चांसलर अवार्ड मिला एकेडमिक फील्ड में ये मार्क्स के लिए दिया जाता है, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है कि बच्चों को केवल एजुकेशन नहीं दी जाए, केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर फोकस नहीं किया जाए, बच्चे अपने खुद ही जॉब दे दूसरों को, उसके लिए MIT कैंपस के अंदर इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन फोरम स्टार्ट हुआ है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।